हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश की पोइट्री नंबर 1 दैट इज डस्ट ऑफ स्नो को रीड करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसकी समरी, सारी की सारी पोइट्रिक डिवाइसेस, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स, की वर्ड्स और सारी की सारी राइमिंग स्कीम देखने वाले हैं। सो लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। तो ये ब्यूटीफुल पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ये ब्यूटीफुल सी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़े बड़े मैसेज को छिपा करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है इसका बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, लेकिन पहले हम इस पोएम की स्टोरी समझ लेते हैं। उसके बाद फिर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इससे हमें क्या मैसेज मिला। उसके बाद आई विल चेक इट आउट। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो इसमें जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं और उनका जो मन है वो बहुत अपसेट है, वो उनका जो मूड है वो बहुत अपसेट है और अपसेट मूड के साथ में वो चले जा रहे हैं। और फिर वो जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उस पेड़ का नाम क्या है? हेमलॉक है। ठीक है, जिसे हम धतूरे का पेड़ बोलते हैं। तो जो पेड़ का नाम है वो क्या है? हेमलॉक है। हियर इज द स्पेलिंग। अब जब वो हेमलॉक के पेड़ के ऊपर बैठते हैं, पेड़ के ऊपर नहीं बैठते, मतलब पेड़ के नीचे छाया में बैठते हैं, और जो पूरा इलाका है वो बर्फीला है। हमें कैसे पता चला बर्फीला है? क्योंकि जो हेमलॉक के पेड़ होते हैं बर्फ की जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर उस हेमलॉक के पेड़ के ऊपर एक क्रो बैठ जाता है आकर के। क्रो मीन्स कौवा। अब वो कौवा क्या करता है? अपनी पीठ को खजाता है, और जब वो खजाता है, खुजली करता है अपने पीठ के ऊपर। जब वो अपनी पीठ के ऊपर खुजली करता है तो जो उसके ऊपर बर्फ था पेड़ के ऊपर, वो झड़ करके नीचे गिर जाता है। और जब वो गिरता है वो कैसे गिरता है? जैसे कि वो स्नो का डस्ट हो। ठीक है, इस डस्ट ऑफ स्नो ऐसा लगता है। तो जब वो पोइट के ऊपर गिरता है, जो पोइट नीचे बैठा है पेड़ के, अब तक वो क्या था? अब तक वो अपसेट था, दुखी था। लेकिन जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है, उसका जो मन है वो बिल्कुल खुश हो जाता है। उसे नहीं पता क्या रीजन है क्या नहीं है, लेकिन अचानक से जब वो दुखी था, उसका जो मन था दुखी था, अब वो बिल्कुल रिस्टोर हो जाता है और बिल्कुल सही हो जाता है उसका मन। तो यहाँ पे जो पोइट है उसने बहुत सारे मैसेज दिए हैं इन 4 लाइनों में ही। सबसे पहला मैसेज क्या है? अगर आपने नोटिस किया हो तो पोइट ने यहाँ पे कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए हैं। पहला है हेमलॉक और दूसरा है क्रो। ये दोनों ही चीजें हमारी सोसाइटी में अपशगुन मानी जाती है, अनलक्की मानी जाती है। हेमलॉक का जो पेड़ होता है, धतूरे का पेड़, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, डेंजरस होता है। तो इसलिए उसके आसपास कोई भटकना नहीं चाहता है, उसके आसपास कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन पोइट उसी के नीचे बैठ गया आकर के। दूसरा क्रो। पोइट ने इस पोएम में क्रो का जिक्र किया है, लेकिन बहुत सारे जो पोइट हैं, बड़े बड़े जो पोइट होते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रो। क्रो का कौन जिक्र करता है? लेकिन इन्होंने क्या किया है? यहाँ पे क्रो का यूज किया है इंस्टेड ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स लाइक पिकॉक, स्पैरो एक्सेट्रा। तो यहाँ से क्या पता चलता है? पोइट उस पूरी की पूरी फिलॉसफी को तोड़ना चाहता है, उस पूरे के पूरे कंसेप्शन को तोड़ना चाहता है जो सोसाइटी ने बना रखा है कि ये जो पेड़ है या ये जो बर्ड है ये अपशगुन है या अनलकी है। ये हमारा केवल एक भ्रम होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक नेचर है और नेचर सबके लिए इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे कर्म होते हैं, हमारे डीड्स होते हैं जो हमें अनलकी बनाते हैं, लकी बनाते हैं। इसमें नेचर का कोई दोष नहीं होता है। तो पहला जो मैसेज है वो पॉइंट ने क्या दिया है कि ये जो हम सब मानते हैं ये सब चीजें बिल्कुल गलत है, कि नेचर की वजह से ऐसा हो गया, नेचर की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है इसके बीच में कि जो ओक का पेड़ है वो ब्यूटीफुल है या पाइन का जो पेड़ है वो हमें यूज करना है। तो यहाँ पे इन्होंने हेमलॉक का ट्री इसलिए यूज किया है क्योंकि लोग उसे सोसाइटी में उसे ऐसा माना जाता है कि वो अनलकी है, तो उन्होंने वही यूज किया ताकि सोसाइटी का ये जो कंसेप्शन है, परसेप्शन है, ये टूट जाए। ऐसे उन्होंने क्रो का यूज किया है। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि जिन चीजों को हम बेकार समझते हैं उनकी वजह से हमारी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंज भी आ सकते हैं। तो कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। जैसे क्रो को उन्होंने सबने बेकार माना हुआ है सोसाइटी में, लेकिन उसका जो मूड था पोएट का वो बहुत ज्यादा अपसेट था, लेकिन वो उस कौवे की वजह से ही ठीक हुआ क्योंकि उसने क्या किया? बर्फ ऊपर से झाड़ी और वो उसके ऊपर गिर गई, तो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिर गया, तो उसकी वजह से उसका जो मूड था वो रिस्टोर हुआ। तो यहाँ पे जिस चीज को हमारी सोसाइटी में बेकार समझा जाता है उसी चीज को यहाँ पे इतनी ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मैसेज इसमें क्या हो सकता है?
नेक्स्ट मैसेज भी इससे ही कनेक्टेड है, जैसे कि हमें नहीं पता होता है कि कौन सा हमारी लाइफ में ऐसा मोमेंट है जो हमारे लिए हिस्टोरिकल होने वाला है, यानी हमारी पूरी लाइफ के लिए यादगार होने वाला है, रिमेनिशेबल होने वाला है। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, पोइट को नहीं पता था कि वो अभी अपसेट होकर के जा रहा है, वो हेमलॉक के नीचे बैठेगा, क्रोस के ऊपर डस्ट गिराएगा, लेकिन ऐसा हुआ और इसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। तो यही एक तरीके से उसके लिए हो गया कि ऐसे मोमेंट जिनको हम बेकार समझते हैं या ऐसे मोमेंट जिनको हम बहुत ज्यादा छोटा समझते हैं, यूजलेस समझते हैं, वही मोमेंट हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंज ला देते हैं। अब ऐसा करने से क्या हुआ, पोइट की लाइफ भी बच गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी था। पोएम में लिखा है कि इससे उसकी लाइफ बर्बाद होने से बच गई। इसका मतलब है या तो वो कुछ गलत काम करने वाला हो अपने साथ, ठीक है, सुसाइड करने वाला हो या कुछ भी, तो इससे इन सब छोटी छोटी चीजों से उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया कि उसने गलत स्टेप उठाने से वो रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इससे ये भी मैसेज मिलता है। अब हम देखने वाले हैं इसकी राइमिंग स्कीम, डिफिकल्ट वर्ड एंड पोएटिक डिवाइसेस। तो हमारी पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी। देखिए राइमिंग स्कीम आपको रटनी नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में पोइट्री दे दी जाएगी, तो वहां से आपको छांट करके लिखनी होती है जस्ट। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको रेमिनिशेबल की ले रखा है कि आपको याद रहे या आपको पता रहे कि ये जो पोइट्री है वो किस तरीके से किस स्कीम के द्वारा लिखी गई है, क्या इसकी लय है। ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इसमें केवल दो ही हैं, एक है हेमलॉक और एक है रूट। हेमलॉक मैंने बताया एक पॉइजनस प्लांट होता है या ट्री होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे से वाइट रंग के फ्लावर्स होते हैं और इसको हम धतूरे का पेड़ भी बोलते हैं। उसके बाद है रूट। रूट का मतलब होता है आप बहुत ज्यादा उदास रहो, रिग्रेट रहो, पछतावे में रहो, उसको बोलते हैं रूट होना। ठीक है, जो पोएट था वो क्या था, रूट था। इसके बाद क्या है, पोएटिक डिवाइसेस है। पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे 3 यूज हुई है। फर्स्ट है इंजर्बमेंट। इंजर्बमेंट कहाँ यूज होती है, जब एक ही सेंटेंस बिना फुल स्टॉप के लगातार चलता जाता है। आपकी पोएम ऐसे ही है, लगातार चलती जा रही है, तो इसलिए इस पोएम में क्या आएगी, इंजर्बमेंट। दूसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ आती है, जहां पे आपका हैज गिवन माई हार्ट ए वर्ड लिखा हुआ है ये सेंटेंस, तो यहाँ पे आपकी क्या यूज हुई है, एलिट्रेशन, क्योंकि हैज गिवन माई हार्ट, तो एच हैज गिवन माई हार्ट, एच बार बार एच का रिपीटेशन हुआ है। इसके बाद है थर्ड कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस वहां पे यूज होता है जहां पे आपकी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। ठीक है, तो ये आपकी पूरे पोएम हमने खत्म कर दी है। इसमें हमने आपकी समरी, डिफिकल्ट वर्ड्स, राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस किया है। Hope you have liked the session, subscribe the channel and stay tuned for more such videos.